मैं सऊदी अरब में ये काम सा टैक्सी ड्राइवर था। मेरी जिंदगी रोजाना सड़कों पर गुजरने वाले मुसाफिरों और अजनबी लोगों के साथ ही बीत रही थी। एक दिन का वाकया आज भी मुझे याद है। उस दिन मेरी टैक्सी में एक सवारी ने जल्दी में पैसों से भरा हुआ एक भारी बैग छोड़ दिया। लम्हा भर के लिए दिल में आया कि शायद ये मेरा नसीब है, लेकिन फिर अगले ही लम्हे लालच ने मेरी सोच को अपनी गिरफ्त में ले लिया। मैंने फौरन टिकट खरीदा और वो बैग संभालते हुए पाकिस्तान वापस पहुंच गया। वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे खुशी भरा लम्हा था, क्योंकि मैंने इन्हीं पैसों से अपनी बहन की शादी धूमधाम से कर दी। हर तरफ रोशनी, गाने बजाने और रिश्तेदारों की मुस्कुराहटों ने माहौल को जन्नत सा बना दिया था। मगर खुशी ज्यादा दिन कायम न रही। एक माह बाद मैं दोबारा सऊदी अरब लौट आया। कुछ दिन गुजरे तो खबर मिली कि मालिक के आलीशान बंगले पर एक शानदार दावत रखी गई है। वहां हजारों मेहमान बुलाए गए थे। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से लोग आए थे और मेहमानों के इस्तकबाल के लिए रक्सो सरवर की महफिल भी सजाई गई थी। जब मैंने दरवाजे पर खड़ी उन लड़कियों को देखा तो मेरी सांसें रुक गई। मेरा दिल जैसे सीने में धड़कना भूल गया था, क्योंकि उनमें मेरी अपनी बहन भी शामिल थी। यह सदमा इतना शदीद था कि मैं चंद लम्हे के लिए खुद को संभाल ना सका। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वही बहन जिसकी शादी के लिए मैंने सब कुछ कुर्बान किया था, आज दूसरों के सामने नाच गाने के लिए खड़ी थी। मेरी रूह तक काम गई। इसी दौरान मुझे एक नई राइड मिली। हालांकि मेरा इरादा खाने का था, लेकिन पेशे की ईमानदारी का तकाजा था कि मैं फौरन निकलूं। मैंने अपनी भूख को पसे पिष्ट डाल दिया और टैक्सी को स्टार्ट करके आगे बढ़ गया। कुछ ही फासले पर एक होटल के करीब एक मियाँ बीवी खड़े थे। दूर से देखते ही अंदाजा हो गया था कि वो या तो पाकिस्तानी है या इंडियन। उनके चेहरे की झिझक और बोलचाल के अंदाज ने यह बात और वाज़ा कर दी थी। मैंने फौरन गाड़ी रोकी और मुस्कुराकर इनका इस्तकबाल किया। फिर अदब के साथ उनका सामान गाड़ी की डिक्की में रख दिया। एक लम्हे को मेरा दिल चाहा कि मैं सीधा पूछ लूं कि आप पाकिस्तानी है या इंडियन, मगर फौरन ही मैंने अपनी ख्वाहिश को दबा दिया। मैं जानता था कि बिलावजह सवाल करने से ग्राहक को नागवारी हो सकती है, इसलिए मैंने खामोशी ही में भलाई जानी और अपनी ड्राइविंग पर ध्यान मरकूज कर लिया। गाड़ी सड़क पर रवान धवान थी कि अचानक वो औरत आगे झुककर बोली, ड्राइवर साहब, हम कितनी देर में अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। मैंने एक नज़र रेयर व्यू शीशे में उनकी तरफ डाली और बड़े अदब से कहा, मैम, अंदाजन 15 मिनट लगेंगे। मेरी बात सुनकर उस औरत ने जरा बेसब्री से कहा, कोशिश करें कि हमें जल्द अज जल्द पहुंचा दें, हमें काफी देर हो रही है। इनके इज्जत भरे लहजे को सुनकर मैंने गाड़ी की रफ्तार थोड़ी तेज कर दी, मगर ज्यादा तेज चलाना मुमकिन न था, क्योंकि सऊदी कानून सख्त थे और जरा सी बेएहतियाती पर भारी जुर्माना या चालाना हो सकता था। इसलिए मैंने दरमियानी रफ्तार रखी, लेकिन दिल ही दिल में सोच रहा था कि मुसाफिर की जरूरत को पूरा करना भी मेरी जिम्मेदारी है, चाहे इसके लिए मुझे अपनी सहूलत को कुर्बान ही क्यों न करना पड़े। अभी मैं एक तेज मोड़ काट ही रहा था कि पीछे बैठे हुए आदमी ने अचानक कहा, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम पाकिस्तान या इंडिया से हो या फिर किसी और मुल्क से। मैंने अदब से फौरन जवाब दिया, जी सर, मैं पाकिस्तान से हूँ, आप कहाँ से हैं। इनके सवाल पर मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत पैदा हुई थी कि बात आगे बढ़ाऊं, लेकिन अगले ही लम्हे उनके सख्त लहजे ने मुझे हैरान कर दिया। वो बोले, ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुम बस गाड़ी चलाओ। इनका यह सर्द और कड़वा जवाब मेरे लिए चौंका देने वाला था। दिल ही दिल में सोच रहा था कि यह कैसा तज़ाद है। पहले तो मुझसे सवाल किया और अब जब मैंने जवाब के बदले एक हल्की सी बात पूछ ली तो मुझे जलील सा कर दिया। लम्हा भर के लिए शर्मिंदगी का बोझ मेरे दिल पर आ गया, जैसे मेरा वजूद ही बेईमानी हो। मैंने खामोशी इख्तियार की और ड्राइविंग पर ही ध्यान मरकूज कर लिया। मुझे मालूम था कि अगर मैं उल्टी सीधी कोई बात करता तो ये लोग नेगेटिव रिव्यू दे देते और ये मेरी नौकरी के लिए नुकसानदा साबित हो सकता था। कुछ ही फासले के बाद मैंने इन दोनों को इनकी मंजिल पर उतार दिया। उन्होंने पैसे भेजते हुए तेज लहजे में कहा, ज्यादा बेहतर होगा कि तुम अपने काम पर ध्यान दिया करो। लोगों से ये पूछना कि वो कहाँ से हैं या कहाँ रहते हैं, इसमें वक्त जाया ना किया करो, समझ आई। मैंने कोई जवाब ना दिया।
सिर्फ मुस्कुराकर इनका सामान गाड़ी से निकाला, सर हिलाया और शुक्रिया कहकर खामोशी से अपनी सीट पर वापस आ गया। दिल के अंदर अजीब सा बोझ था, मगर चेहरे पर तासुरात जाहिर नहीं होने दिए। गाड़ी स्टार्ट करते हुए सोचा कि ये दोनों मियाँ बीवी वाकई कुछ अजीब से हैं। अगर इन्हें अपनी पहचान बतानी ही नहीं थी तो फिर मुझसे सवाल क्यों किया? ये तजाद मेरी समझ से बाहर था। दिल में कई वसवसे उठे, लेकिन अगले ही लम्हे मैंने अपना सर झटक दिया। मैं जानता था कि बतौर ड्राइवर मेरा काम सिर्फ गाड़ी चलाना है, ना कि दूसरों के जाती मामलात में दखल देना। अब मेरी तवज्जो दूसरे राइडर पर मरकूज थी। भूख अब भी अपनी जगह कायम थी और दिल चाह रहा था कि कुछ खा लूं, मगर फर्ज की आवाज पहले थी। अगला मुसाफिर एक बावकार बिजनेसमैन निकला। वो अंदर बैठते ही खुश इखलाके से मुस्कुराया और हेलो कहा। इसके लिबास और अंदाज को देखकर लग रहा था कि वो या तो दुबई में रहता है या फिर यूके से आया है। मैंने इस बार कोई सवाल जवाब नहीं किया। दिल ही दिल में खुद से कहा, एक बार जलील होकर समझ आ गई है कि बाज़े औक़ात खामोशी ही बेहतरीन रास्ता होती है। अभी मैंने गाड़ी स्टार्ट ही की थी कि मेरे दिमाग में पिछले वाक़ये की तलखी घूम गई, मगर साथ ही एक नया अज़म भी पैदा हो गया कि आगे से अपनी हद से बाहर जाने की कोशिश नहीं करनी। अचानक वो आदमी झुककर मेरी तरफ एक भारी सा ब्रीफ केस बढ़ाते हुए बोला, ये पीछे रखा हुआ है, मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है, इसे आगे रख दो। मैंने हैरत और उलझन से इसकी तरफ देखा, फिर आहिस्तगी से ब्रीफ केस थामा और सामने वाली सीट पर रख दिया। इसके वजन से अंदाजा हो रहा था कि यह खाली हरगिज नहीं है। दिल ही दिल में सवाल उठने लगे, भला ये किसका ब्रीफ केस है? मेरे दिमाग में एकदम हलचल मच गई। एक लम्हे के लिए मेरा जी चाहा कि सीधा पूछ लूं, मगर फिर अपने आप को रोका। फिलहाल खामोश रहना ही बेहतर था। यह भी सोचा कि कहीं फजूल सवाल मुझे फिर किसी शर्मिंदगी में न डाल दे। इस आदमी को मंजिल पर उतारने के बाद मेरा रुख अब एक होटल की तरफ था। इस बार मैंने कोई नई राइड नहीं ली थी। अंदर ही अंदर मेरी धड़कनें मुंतशिर हो रही थी। दिल जैसे सीने में काबू से बाहर धड़क रहा था। सोच रहा था, ये ब्रीफ केस आखिर है किसका? क्या ये इन मियाँ बीवी का है जिन्हें मैं पहले छोड़कर आया था, या फिर इसी बिजनेसमैन का जो अभी गाड़ी से उतरा है? यह ख्याल आते ही मेरे 14 तबक रोशन हो गए। एक और खौफ ने दिल पर कब्जा कर लिया। कहीं इसमें कोई बम या खतरनाक चीज तो नहीं? इस वहम ने मुझे बेचैन कर दिया। घबराहट में पसीना माथे पर उभर आया और मैंने फौरन गाड़ी रोकी। दिल ने कहा, अब एक पल भी जाया नहीं करना चाहिए। मैं ब्रीफ केस उठाकर सीधा होटल के अंदर चला गया। आज जुम्मा का दिन था और हमेशा की तरह मैंने इरादा किया था कि जुम्मा के दिन कुछ अच्छा और लजीज खाना खाऊंगा। बाकी दिनों में तो बस मामूली सा खाना खाकर गुजारा कर लेता था। अभी मैंने कुर्सी संभाली ही थी कि गैर मामूली तौर पर वेटर मेरे सर पर आ खड़ा हुआ। हालांकि आमतौर पर वेटर इतनी जल्दी नहीं आते जब तक हम इन्हें बुलाए ना। मुझे मजीद अजीब सा लगा कि आज का दिन कुछ वैसा ही नहीं जैसा बाकी दिनों में होता है। मैंने जल्दी जल्दी ऑर्डर दे दिया और इसे ताकीद की कि कुछ वक्त बाद आना। ये कहकर मैंने कांपते हाथों से ब्रीफ केस खोला, लेकिन अगले ही लम्हे मेरी आंखें हैरत से फैल गई और सांसें अटक गई। मैंने फौरन ब्रीफ केस बंद कर दिया। दिल इतनी जोर जोर से धड़कने लगा जैसे अभी सीना फाड़कर बाहर निकल आएगा। माथे पर पसीने की बूंदें तेजी से फिसलने लगी और चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी। मेरा जिस्म सुन्न हो गया था, क्योंकि इस ब्रीफ केस में नोटों से भरी गड्डियां रखी हुई थी। इतनी बड़ी रकम देखकर मेरा दिमाग शल हो गया। मैं तो आज तक अपनी जिंदगी में कभी एक साथ इतने पैसे देखने का तस्वर भी नहीं कर सका था। अब यह हकीकत मेरी आंखों के सामने खुली किताब की तरह रखी थी। यकीन नहीं आ रहा था कि जो दौलत मैं बरसों की मेहनत के बाद भी हासिल ना कर सका, वो आज यूं ही मेरे सामने रखी थी। मेरा दिल दिमाग बिल्कुल मफलूज हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे अभी मेरी जान ही निकल जाएगी। मैं खामोशी से अपनी निष्ठ से उठा और वेटर को इशारा करके ऑर्डर मंसूख कर दिया। दिल की हालत ऐसी थी जैसे किसी ने फसलियों के अंदर आग जला दी हो। कदम डगमगा रहे थे और दिमाग भारी बोझ सा महसूस हो रहा था। मैं जल्दी जल्दी होटल से बाहर निकला और हांफते हुए गाड़ी में आ बैठा। गाड़ी स्टार्ट करते हुए मेरी नजरें बार बार रेयर व्यू शीशे में जा रही थी, जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। दिल तेजी से धड़क रहा था और पसीना अब भी मेरे माथे पर जम रहा था।
मैं सीधा अपने क्वार्टर की तरफ बढ़ गया। वहां पहुंचकर दरवाजा बंद करते ही मैं टूटकर कुर्सी पर गिर पड़ा। सोच रहा था ये मेरे साथ ही कैसे गया। क्या वाकई ये सब हकीकत है या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। एक बात तो तय थी, ये ब्रीफ केस इस बिजनेसमैन का नहीं हो सकता। कोई भी समझदार इंसान अपनी दौलत यूं आसानी से किसी अजनबी के हवाले नहीं करता। दिल ने फौरन कहा, ये यकीनी तौर पर इन दोनों मियाँ बीवी का है, जिनका रवैया शुरू से ही अजीब लग रहा था। याद आया कि इनके चेहरे पर गुरूर और अमीरी का झलक तो थी, लेकिन अपना पैसा भूल जाना अकल से बिलातर था। मगर फिर दिल ने दूसरी बात कही, शायद वो वाकई किसी जल्दी में थे या फिर जानबूझकर ये ब्रीफकेस गाड़ी में छोड़ गए। ये सोच मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। मैं खामोशी से कमरे में बैठा ब्रीफकेस को घूरता रहा। लम्हे भर को दिल में ख्याल आया कि ये दौलत वापस कर दूं। ईमानदारी यही कहती थी, मगर अगले ही लम्हे अंदर से एक और आवाज उभरी, एक लालची आवाज जो मेरे दिल पर काबिज होने लगी। मैंने खुद से कहा, नहीं, अगर मैंने ये पैसा वापस कर दिया तो मेरी किस्मत दोबारा खाली रह जाएगी। सोचों की लहरें मुझे बिहा कर ले जा रही थी। ज़हीन में ख्वाब सजने लगे। अगर मैं ये दौलत पाकिस्तान ले जाऊं तो अपनी बहन की शानदार शादी कर सकता हूं, अपना घर बना सकता हूं। कितने साल हो गए थे मुझे सऊदी अरब में टैक्सी चलाते हुए। दिन रात मेहनत के बावजूद मैं इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर सका था कि बहन की जिम्मेदारी निभा सकूं या अपनी छत बना सकूं। लेकिन आज ये दौलत मेरे सामने थी, हाथों में थी। मेरी आंखों ने पहली बार इतने नोट एक साथ देखे थे। अंदाजा हो रहा था कि ये रकम करोड़ों से कम नहीं। अब दिमाग तेजी से मंसूबा बनाने लगा। दिल ने कहा, अगर ये सब इकट्ठा लेकर एयरपोर्ट से गुजरा तो यकीनन पकड़ा जाऊंगा। चेकिंग में सब राज खुल जाएगी और फिर ना सिर्फ पैसा जब्त होगा बल्कि मुझ पर खतरनाक इल्जाम भी लग सकते हैं। मैंने गहरी सांस ली और फैसला किया, यह पैसा थोड़ा थोड़ा करके पाकिस्तान भेजूंगा। हर किस्त में रकम ट्रांसफर कर दूंगा। फिर जब सब महफूज तरीके से मुंतकिल हो जाएगा तब मैं भी वतन वापस जाऊंगा। अब मैं जानता था कि ये खेल खतरनाक है, मगर मुझे लगता था कि मैं इस खेल को समझदारी और होशियारी से खेल सकता हूँ। दिल कह रहा था ये मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। या तो ये दौलत मेरी जिंदगी बदल देगी या फिर मुझे ऐसी सजा देगी जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैंने अपने कांपते हाथों से नोट गिने, एक एक गड्डी अलग की, फिर दोबारा गिनी ताकि कोई गलती न रह जाए। जब हिसाब मुकम्मल हुआ तो तकरीबन 10 लाख के करीब रकम निकली। दिल की धड़कन तेज थी, जैसे हर नोट के साथ मेरी जान भी ब्रीफकेस में रख दी गई हो। इसी दिन मैं वो पैसे लेकर बैंक गया। अंदर जाते हुए कदम लरज रहे थे, लेकिन चेहरे पर सुकून और एतमाद का नकाब डाल रखा था। काउंटर पर जाकर बड़ी एहतियात से रकम जमा करवाई और टैक्स वगैरह भी अदा कर दिया ताकि कहीं किसी किस्म का शक न पड़े। दिल ही दिल में दुआ मांग रहा था, ऐ खुदा ये मरहला खैर आफियत से गुजर जाए। अब मुझे अंदाजा हो चुका था कि ये खेल आसान नहीं। अगर रोजाना 10 लाख की रकम पाकिस्तान भेजने लगूं तो फौरन शक पैदा हो सकता है। इसलिए मैंने फैसला किया कि वक्फे वक्फे से ये काम करूंगा। तकरीबन 15 दिन के फासले में मैं ये रकम भेजने लगा। हर बार बैंक जाते हुए दिल पर बोझ सा होता, लेकिन खुद को हौसला देता कि अब वापस मुड़ने का कोई रास्ता नहीं। मेरे घर वाले जब पहली बार अकाउंट में इतनी बड़ी रकम देखकर हैरान हुए तो परेशानी भी जाहिर की, मगर मैंने बातों बातों में इन्हें मुतमईन कर दिया। कहा कि ये सब मेरे कारोबार का हिस्सा है, इस पर किसी को सवाल नहीं उठाना। बार बार ताकीद करता कि पैसे ना निकालें जब तक मैं खुद पाकिस्तान ना पहुंच जाऊं। मैंने अपनी माँ के अकाउंट को ही महफूज समझा और सारी रकम इन्हीं के नाम भेजता रहा। तकरीबन 3 महीनों की मुसलसल मेहनत और मंसूबाबंदी के बाद बिलाखिर मैंने ब्रीफकेस के तमाम पैसे पाकिस्तान मुंतकिल कर दिए। इस दौरान मैं रोजाना टैक्सी भी चलाता रहा, जैसे सब कुछ मामूल के मुताबिक हो। ग्राहकों के साथ आम सा रवैया रखता, रास्ते वही, स्टाइल वही, ताकि किसी को जरा बराबर भी शबाना हो। खुदा का शुक्र था कि 3 महीने गुजरने के बावजूद मेरे खिलाफ कोई शिकायत दर्ज न हुई। हैरत की बात तो यह थी कि जिन लोगों के ये पैसे गुम हुए थे उन्होंने भी मुझसे कभी राबिता न किया। हालांकि मेरी टैक्सी स्टैंड का नंबर और मेरी कंपनी की तफसीलियात इनके पास जरूर मौजूद थी।
3 महीने बाद जब सब रकम महफूज तरीके से पाकिस्तान मुंतकिल हो चुकी तो मैंने फैसला किया कि अब मजीद खतरा मोल नहीं लेना। मैंने फौरन टिकट बुक करवाई, घर वालों को इतला दिए बगैर चुपके से रवाना हुआ। जब एयरपोर्ट पर कदम रखा तो दिल अजीब डर से कांप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ आंखें मुझे ही देख रही हों। सोचता था अगर किसी को जरा बराबर भी शक हो गया तो यहीं धर लिया जाऊंगा, फिर बरसों तक जेल के सलाखों के पीछे सड़ता रहूंगा और कोई मुझे छुड़ाने नहीं आएगा। लेकिन नसीब की बात थी कि सब कुछ खामोशी से गुजर गया। इमिग्रेशन की मराहल तय करने के बाद जब मैं पाकिस्तान की सरजमीन पर उतरा तो दिल ने सुकून की गहरी सांस ली। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही मैंने फौरन एक टैक्सी ली। दिल खुशी और खौफ की अजीब इम्तिजाज में डूबा हुआ था। मेरे पास अब करोड़ों रुपये थे और ये कोई मामूली बात नहीं थी। आखिरकार मैं अपने घर आ ही गया। दरवाजा खुलते ही सबकी आंखों में खुशी और हैरत का तूफान था। मेरी माँ ने जैसे ही मुझे देखा वो जज्बात पर काबू न रख सकी। इनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो मुझे सीने से लगाकर रोने लगी। मेरी वापसी को पूरे 1.5 साल गुजर गए थे और ये जुदाई सबके लिए बहुत कठिन थी। मेरी बहनें एक दूसरे से लिपट कर रोने लगी। मेरा भाई भी अपनी आंखों के आंसू छुपा न सका। मेरा दिल भी इसी कैफियत से गुजरा। मैं भी इन सब की तरह रो दिया। परदेश काटने वाला ही जान सकता है कि तन्हाई का जहर कैसा लगता है। दिन तो कामकाज में गुजर जाता है, लेकिन रातें काटना मुश्किल हो जाता है। खाना वगैरह से फारिग होने के बाद अम्मा मेरे करीब बैठी। वो मुझे टटकती बांध कर देखती रही, जैसे यकीन न कर पा रही हो कि इनका बेटा वाकई सामने बैठा है। फिर अचानक बोली, ये सब पैसा तुम कैसे भेज रहे थे? कोई लॉटरी लग गई थी क्या? और यूं अचानक तुम वापस क्यों आ गए? मैंने लम्हा भर भी सोचे बगैर कहा, अम्मा आप छोटी के ससुराल वालों से बात करें, अब हमें इसकी शादी करनी है। और हाँ, मैं जल्दी ही एक अच्छी जगह ढूंढकर अपना घर भी खरीदूंगा। मेरी बात सुनकर अम्मा कुछ देर हैरान रह गई। वो बार बार मेरा चेहरा देखती रही और आखिर बोली, बेटा कम से कम मुझे तो कुछ हकीकत बताओ, अचानक इतनी रकम कहाँ से आने लगी? मैंने नजरें झुका ली, जबान पर ताला लगा लिया। दिल चाह रहा था सब कुछ कह दूं, लेकिन अकल यही कह रही थी कि खामोश रहना ही बेहतर है। अम्मा बहुत सीधी और भोली औरत थी। अगर इनके मुंह से अनजाने में भी कोई बात निकल जाती तो बात दूर तक फैल सकती थी, और अगर हकीकत खुल जाती तो मेरी सारी मेहनत, सारे ख्वाब और सब मंसूबे खाक में मिल जाते। इसी खौफ से मैंने यह राज अपने दिल के किसी अंधेरे कोने में छुपा लिया। अम्मा ने छोटी के ससुराल वालों से बातचीत की। हैरत अंगेज तौर पर वो फौरन राजी हो गए। कहने लगे, हम तो पहले ही रुखसती की बात कर रहे थे, लेकिन आप लोगों ने ही देर कर दी। इनकी बात बिल्कुल सच थी। घर में मर्द का साया नहीं था। मेरे बाप की कमी हमेशा खिलती थी। 2 भाई जरूर थे, मगर दोनों अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ थे। इनकी शादियां हो चुकी थी और अब इनकी तवज्जो सिर्फ अपनी बीवी और बच्चों पर थी। घर के बाकी मसाइल से इन्हें कोई सरोकार न था। इस लम्हे मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि घर की सारी जिम्मेदारी अब मेरे कंधों पर है, और अगर मैं जरा सा भी कमजोर पड़ गया तो सब कुछ बिखर जाएगा। हमारे घर में सिर्फ 2 बहनें थी। बड़ी बहन की शादी अब्बा की जिंदगी में हो चुकी थी और अब सिर्फ छोटी बहन की फिक्र बाकी थी। यह जिम्मेदारी हम भाइयों के कंधों पर थी, मगर मेरा दिल अच्छी तरह जानता था कि मेरे दोनों भाई इस बोझ को उठाने की हालत में नहीं थे। इनकी चाल चलन और रवैया साफ जाहिर करते थे कि वो बहन की शादी के मामलात में कुछ भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन मेरे पास अब पैसे मौजूद थे। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि भाई होने का हक मैं ही अदा करूंगा। अल्लाह ने मौका दिया है तो मैं अपनी बहन को खुशी से रुखसत करूंगा। चंद ही दिनों में शादी की तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो गई। मैंने खुद हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखा, कपड़ों से लेकर बर्तनों तक, जेवरात से लेकर फर्नीचर तक, कोई भी चीज कमी न रहने दी। अम्मा मेरे साथ बाजार जाती और हम दोनों मिलकर एक एक चीज पसंद करते। अम्मा की आंखों में अपनी बेटी के लिए ख्वाब झलकते थे और मेरी रूह खुशी से भर जाती कि मैं इन ख्वाबों को हकीकत में बदल रहा हूँ। इन दिनों मेरे दिल में एक अजीब सी कैफियत रहती। एक तरफ खुशी थी कि मेरी बहन की जिंदगी का सबसे अहम दिन करीब आ रहा है, और दूसरी तरफ शुक्रगुजारी कि अल्लाह ने मुझे इतनी इस्तिआत दी कि मैं अपने घर का सहारा बन सकूं। शादी के दिन करीब आते ही हमारे घर में रौनक लग गई। रिश्तेदारों का आना जाना बढ़ गया।
खुशियों भरी हंसी गूंजने लगी। और फिर वो दिन भी आ गया जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। मैंने अपनी बहन को खूब जहेज दिया। एक एक चीज इस नीयत से दी थी कि इसे कभी किसी किस्म की तकलीफ ना हो। हालांकि इसके ससुराल वाले बार बार कहते रहे, आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है, अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है। लेकिन माँ बाप और भाई जितना अपनी बेटी को दे ले वो हमेशा कम ही लगता है। मेरी कोशिश यही थी कि मेरी बहन कभी किसी के सामने महरूमी का शिकवा ना करे। जिस सुबह वो दुल्हन बनकर खुशी खुशी हमारे घर आई थी, मेरी दिल की कलियां खिल उठी। मैंने महसूस किया कि जैसे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद पूरा हो गया हो। बहन की शादी हो गई, घर भी खरीद लिया और अम्मा के ख्वाब भी पूरे कर दिए। मैं हैरान था कि जिंदगी इतनी आसान भी हो सकती है, ये मैंने कभी ना सोचा था। इस सब के बावजूद मेरे पास कुछ पैसे बच गए थे। अम्मा के दिल में अब ये ख्वाहिश जागी कि मेरी शादी भी हो जाए। वो बार बार कहती कि बेटा, अब तो तुम्हें भी अपना घर बसाना चाहिए। लेकिन मैं जानता था कि अभी वक्त नहीं आया। मैं खुद को मजीद संभालना चाहता था। सिर्फ घर खरीद लेना ही मसले का हल नहीं होता। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए और भी बहुत सी मेहनत दरकार होती है। मेरे पास अगरचा 1 करोड़ रुपये थे, मगर वो बहन की शादी और घर की खरीदारी में ही इस्तेमाल हो गए थे। अपनी ज़ाती जिंदगी के लिए अभी मजीद कमाना जरूरी था। इसी सोच के साथ मैंने फैसला किया कि कुछ अरसा और बाहर मेहनत करूंगा। पाकिस्तान में मैं तकरीबन 6 महीने रुका। ये वक्त अम्मा और बहनों के साथ गुजार कर मुझे सुकून भी मिला और मजीद मेहनत करने की जज्बा भी। फिर एक दिन सामान बांधकर दोबारा सऊदी अरब के लिए रवाना हो गया। मेरा दिल मुतमईन था कि मैं अपनी जिम्मेदारी का एक बड़ा हिस्सा पूरा करके जा रहा हूँ। सऊदीया वापस आते वक्त मेरे दिल में ये यकीन बैठ गया था कि अब कोई बड़ी मुसीबत मुझ पर नहीं आएगी, जैसे अल्लाह ने मेरे सारे रास्ते साफ कर दिए हों। 2 दिन आराम करने के बाद ही मैंने दोबारा अपना काम शुरू कर दिया था। दिन का मामूल पहले ही दिन की तरह मसरूफ और थका देने वाला था। आज भी मैंने कई घंटे काम किया था। जिस्म पसीने से शराबुर था और भूख शिद्दत से सता रही थी। इसलिए मैंने फैसला किया कि खाना खाने के लिए करीब ही एक होटल चला जाऊंगा। वहां पहुंचकर मैंने पुरसुकून दिल से ऑर्डर दिया और कुर्सी पर टेक लगाकर सुकून का सांस लिया। मेरा दिल चाह रहा था कि खाने के इंतजार में थोड़ा आराम करूं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक पूरे रेस्टोरेंट का सुकून एक बुलंद चीख से टूट गया। दरवाजा जोर से खुला और एक औरत बुरी तरह चिल्लाते हुए अंदर दाखिल हुई। इसकी चीख ने हर एक को चौंका दिया। सभी लोग अपनी कुर्सियों पर से चौंक कर खड़े हो गए और नजरें इस औरत की तरफ जम गई। वो बार बार अपनी खमीज को झाड़ रही थी, जैसे किसी अजियतनाक चीज ने इसे घेर लिया हो। लम्हों में पता चल गया कि इसके कपड़ों पर अजीब खलखत मकोड़े रेंग रहे थे। वो मकोड़े आम कीड़े नहीं लग रहे थे, बल्कि बड़े बड़े और अजीब वो गरीब थे, जिन्हें देखकर ही खौफ महसूस हो रहा था। औरत की हालत गैर थी। तकलीफ और खौफ इसके चेहरे से साफ झलक रहा था। इसे देखकर अंदाजा होता था कि वो कोई आम औरत नहीं, बल्कि किसी रईस घराने की है। इसका लिबास कीमती था और इसकी शख्सियत में एक अलग ही वक़ार झलक रहा था। लेकिन इस वक्त वो वक़ार खौफ और बेबसी के आगे ढेर हो चुका था। रेस्टोरेंट का अमल भी घबराहट में खामोश खड़ा रहा। कोई भी औरत के करीब जाने की हिम्मत न कर सका। सभी एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे फैसला ही नहीं कर पा रहे हो कि क्या करें। मगर मेरे अंदर की इंसानियत ने मुझे चैन से बैठने नहीं दिया। मेरा दिल सख्ती से बोला, अगर अभी न उठा तो यह औरत शायद अकेली इस अजियत में मर जाएगी। मैं फौरन अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। बगैर किसी झिझक के मैंने अपनी शर्ट उतारी और तेजी से इस औरत की खमीज से मकोड़े झाड़ने लगा। लोग हैरत से मुझे देख रहे थे, लेकिन किसी ने रोकने की हिम्मत ना की। काफी देर मैंने मेहनत की तो आखिरकार वो मकोड़े गिरने लगे। मैंने झाड़ू मंगवाकर इन 6-7 बड़े मकोड़ों को मारा और बाहर फेंक दिया। औरत की हालत अभी भी निढाल थी। वो ज़ारो खता रोते हुए पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। इसके कांपते हाथ बार बार दुपट्टा संभालने की कोशिश कर रहे थे, मगर हिम्मत नहीं हो रही थी। इसके बैठते ही रेस्टोरेंट का अमल भागकर इसके पास पहुंचा। वो पानी लाए, टिश्यू दिए और तसल्ली देने लगे। सभी की आंखों में अब खौफ की जगह हमदर्दी आ गई थी। मैंने एक आखिरी नजर इस औरत पर डाली, फिर अपनी शर्ट दोबारा पहनकर पुरसुकून अंदाज में अपनी कुर्सी पर जा बैठा। मुझे अंदाजा था कि अब यह मामला संभल चुका है।
कुछ ही लम्हों बाद मेरा ऑर्डर भी आ गया और माहौल रफ्ता रफ्ता दोबारा मामूल पर आने लगा। मैं खामोशी से अपने खाने में मसरूफ था। प्लेट सामने रखी थी और मैं निवाले सुकून से चबा रहा था। पूरा रेस्टोरेंट आहिस्ता आहिस्ता अपनी रूटीन पर वापस आ गया था, मगर अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे करीब आकर बैठा है। सर उठाया तो देखा वही औरत मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ चुकी थी। इसकी आंखों में अभी भी आंसू तीर रहे थे, मगर चेहरे पर सुकून लौट आया था। वो मुझे गौर से देख रही थी, फिर धीरे से बोली, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अगर आज तुम मेरी मदद ना करते तो शायद मैं खौफ से ही मर जाती। मैंने इसकी बात सुनी और गहरा सांस लेते हुए कहा, देखिए बीबी, हर मामले में चीखने चिल्लाने से इंसान की मुश्किल बढ़ती है, कम नहीं होती। अभी आपके साथ जो हुआ, अगर आइंदा कभी ऐसे सूरत हाल पेश आए तो पहले परसुकून रहने की कोशिश करें, खड़े रहें, खुद पर काबू रखें और फिर किसी से मदद की अपील करें। और अगर कोई मदद ना करे तो खुद अपने हाथों से अपनी मदद करें। अपनी हिम्मत पर भरोसा करें, ना कि खौफ पर। मेरी बात सुनकर वो औरत लम्हा भर के लिए खामोश रही, फिर मुस्कुराकर बोली, तुम काफी समझदार लगते हो, बताओ कौन हो और कहाँ के हो। इसके सवाल पर मैं थोड़ा चौंक गया। हैरत मुझे इस बात की हुई कि वो रवानी से उर्दू बोल रही थी, यानी वो मेरी ही जबान और सकाफत को समझने वाली निकली। मैंने आहिस्तगी से जवाब दिया, मैं पाकिस्तान से हूँ और यहाँ सऊदी अरब में टैक्सी ड्राइवर का काम करता हूँ। ये सुनते ही वो फौरन बोली, अच्छा तो दिन भर में कितना कमा लेते हो, पाकिस्तानी रुपये में बताओ। इसके सवाल पर मेरे हाथ जरा रुक गए। मुझे अपनी आमदनी बताना कभी पसंद नहीं रहा, चाहे कमाई कम हो या ज्यादा। मैं हमेशा इसे दूसरों से छुपा कर रखता था। अभी मैं बात को किसी और तरफ घुमाने ही वाला था कि अचानक इसने आगे बढ़कर मेरे हाथ पर अपना नरम हाथ रख दिया। वो नरमी से बोली, डरने की कोई जरूरत नहीं। ये मत सोचो कि मैं तुम्हारी कमाई पर हसद करूंगी, अल्लाह का करम है, हम खुद बहुत मालदार हैं। इसके अल्फाज सुनकर मेरा दिल कुछ पल के लिए शर्मिंदगी से झुक गया। मुझे ऐसा लगा जैसे वो औरत मेरे दिल का हाल पढ़ सकती हो। मैंने नजरें झुकाकर मुख्तसर सा कहा, पाकिस्तानी रुपये में अच्छा गुजारा हो जाता है। मैंने इस बार भी अपनी असल तनख्वाह छुपाए रखी। वो मुस्कुराई और बोली, खैर कोई बात नहीं, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अपनी कमाई छुपाते हैं, और सच पूछो तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। हम भी अपनी असल दौलत किसी पर जाहिर नहीं करते। फिर इसने जरा संजीदा लहजा इख्तियार किया और कहा, मगर एक बात माननी पड़ेगी, मैं आज तुम्हारे काम और तुम्हारे अंदाज से वाकई बहुत मुतासिर हुई हूँ। तुम्हारी हिम्मत और सोच आम ड्राइवरों जैसी नहीं। मैं खामोशी से इसे देख रहा था और वो मजीद बोली, मुझे एक ड्राइवर की जरूरत है जो परमानेंट मेरे साथ काम करे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें महीने की बहुत अच्छी तनख्वाह दूंगी। यह सुनते ही मेरे दिल में कई ख्यालात एक साथ टकरा गए। क्या यह औरत वाकई इतनी ही दौलतमंद है जितना वो जाहिर कर रही है? और अगर हाँ, तो क्या ये मेरे लिए किस्मत का नया दरवाजा खुलने वाला है? तकरीबन पाकिस्तानी रुपये में 5 लाख। ये अल्फाज मेरे कानों में पड़े तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई, जैसे दिमाग ने लम्हा भर को सोचना बंद कर दिया हो। मैं कुछ कहना चाहता था, मगर यूं लगा जैसे जबान पर किसी ने ताला डाल दिया हो। वो औरत अपने पुरसुकून अंदाज में मजीद बोलती चली गई, आज तुमने मेरी जान बचाई है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मुझे ऐसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े से किस कदर डर लगता है। यह बस मेरी एक कमजोरी है, बाकी मैं बहुत बहादुर हूँ। मैं खामोशी से इसे देख रहा था। इसकी आवाज में नरमी थी, लेकिन लहजे में एक अजीब से रौब भी छुपा हुआ था। इसने मुस्कुराकर मेरी आंखों में देखा और बोली, यकीनन तुम किसी कंपनी के किराए पर टैक्सी चलाते होगे, है ना? मैंने आहिस्ता से सर हिलाया तो वो फौरन बोली, यानी तुम्हारे लिए बचत बहुत कम रह जाती होगी। मैं तुम्हारी तकलीफ को महसूस कर सकती हूँ। कंपनी को हिस्सा देना, फिर पाकिस्तान पैसा भेजना, अपने खर्चे निकालना, आखिर अपने लिए क्या बचता होगा? मैं हैरान था कि वो मेरे दिल की हर बात कैसे जानती है। अक्सर अमीर लोग दूसरों के हालात से बेखबर रहते हैं, मगर ये औरत तो जैसे आईना दिखा रही थी। मैंने जरा झिझकते हुए कहा, अगर मैडम आप वाकई मुझे 5 लाख रुपए तनख्वाह देंगे तो मैं फौरन तैयार हूँ। मुझे सच में पैसों की अशद जरूरत है। मैं कुछ देर रुका, फिर दिल की बात खुलकर कह डाली, अभी हाल ही में बहन की शादी की है, घर खरीदा है, अब इरादा अपनी शादी करने का है, मगर इतने पैसे जमा नहीं हो सके कि आराम से जिंदगी का अगला कदम ले सकूं।
मेरी बात सुनकर वो औरत मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हें इतना माला माल कर दूंगी कि तुम आराम से अपनी शादी भी कर सकोगी। बल्कि अपनी माँ को यहाँ बुला लेना और अपनी बीवी को भी मेरे साथ रखना। बस शर्त यह है कि तुम मेरे साथ ईमानदारी से रहो। ये अल्फाज मेरे लिए किसी ख्वाब से कम नहीं थे। मुझे ऐसा लगा जैसे अचानक किस्मत ने मेरा हाथ थाम लिया हो। 6 महीने पहले करोड़ों रुपयों का मिल जाना और अब इस वक्त इतनी अच्छी जॉब की पेशकश। मेरे लिए ये किसी बड़ी लैटरी जीतने से कम ना था। मैंने बिला झिझक फौरन हामी भर ली। दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि शायद अल्लाह ने मेरी मुश्किलात खत्म करने का सामान कर दिया है। वो औरत परसुकून अंदाज में खड़ी हुई और जाते जाते अपने पर्स से ही एक छोटी डायरी निकाली। इसमें अपना फोन नंबर, घर का एड्रेस और अपना पूरा नाम लिखकर मेरी तरफ बढ़ाया। ये रखो, कल से तुम मेरा काम शुरू करोगे। मैंने कागज थाम लिया। दिल चाहा कि इसे रोककर खाने पर बिठा लो, कुछ और बातें कर लो, लेकिन इसने नरमी से इनकार कर दिया। वो बोली, आज के लिए इतना काफी है, बाकी कल मुलाकात होगी। और फिर वो अपनी मखसूस शान के साथ रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई। मैं काफी देर तक कुर्सी पर बैठा सोचता रहा कि आखिर ये औरत कौन है और मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली क्यों ला रही है। वो औरत जाती हुई एक बात मजीद कह गई थी, मैं इतने छोटे होटल में कभी खाना नहीं खाती। आज तो बस कपड़ों पर मकोड़े आ गए थे, इसी वजह से जल्दबाजी में यहाँ रुक गई। ये सुनकर मैं खामोश रह गया। दिल में अजीब सा एहसास हुआ कि वाकई ये औरत किसी और ही दुनिया की है। खाने के बाद मैंने दोबारा टैक्सी नहीं चलाई, सीधा अपने क्वार्टर पर आ गया। इरादा था कि फौरन अम्मा को फोन करके सारी बात बताऊं, लेकिन फिर रुक गया। सोचा अभी वक्त है, पहले खुद देख लूं कि ये लोग किस तरह के हैं। क्या ये वाकई मुझे इज्जत देंगे या फिर जलील करके छोड़ देंगे। सारी रात इन्हीं सोचों में उलट पुलट कर गुजरी। नींद आंखों से कोसों दूर थी। कभी दिल कहता ये सब किस्मत का इनाम है, कभी डर लगता कि कहीं ये कोई धोखा ना हो। अगली सुबह में वक्त से भी पहले इस औरत के बंगले पर पहुंच गया। सामने खड़ा शानदार महल नुमा बंगला देखकर ही मेरा दिल धड़कने लगा। सच कहूं तो ऐसा घर के ख्वाब भी कभी नहीं देखा था। दिल ही दिल में कहा, ये तो वाकई बहुत अमीर है। मेरे लबों पर मुस्कुराहट आ गई और दिल ने फैसला कर लिया कि अब मैं यही काम करूंगा और जल्दी ही टैक्सी कंपनी को वापस कर दूंगा। रब का नाम लेकर मैं गेट से अंदर दाखिल हो गया। अभी मैं इधर उधर देख ही रहा था कि अंदर से यह खातून बाहर आई। उन्होंने मुझे गौर से देखा और पूछा, तुम्हारा नाम शहजाद है? मैंने फौरन सर को हल्की जंबिश दी। वो बोली, मैडम अंदर तुम्हें बुला रही है। मैं जल्दी से इनके पीछे चल दिया। वो मुझे ये खूबसूरत लॉन्ज में ले गई। सामने ही वही औरत बैठी थी, मगर आज वो और भी शानदार लग रही थी। उम्दा लिबास, कीमती जेवरात और औबेदार शख्सियत ने माहौल को और ज्यादा संजीदा बना दिया था। मैंने करीब जाकर मोदहाना सलाम किया। वो फौरन उठ खड़ी हुई और मेरे कंधों पर हाथ रखते हुए बोली, बहुत खुशी हुई कि तुम वक्त के इतने पाबंद हो। याद रखना, अगर तुमने काम ईमानदारी से किया तो तुम्हारी तरक्की यकीनी होगी। इनके लहजे में अजीब एतमाद था, जैसे वो अपने कहे पर पूरा यकीन रखती हो। फिर वो मुस्कुराकर बोली, आओ मैं तुम्हें अपनी गाड़ियां दिखाती हूँ, साथ ही तुम्हारा ड्राइविंग टेस्ट भी लूंगी, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि तुम वाकई माहिर ड्राइवर हो। मैंने झट से जवाब दिया, मैडम आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आपको मुझसे कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मेरे लहजे की संजीदगी पर वो मुस्कुरा दी और मैं दिल ही दिल में शुक्र अदा करने लगा कि शायद मेरा मुकद्दर अब बदलने वाला है। मैंने आहिस्ता आवाज में कहा, मैडम मैंने पाकिस्तान में भी टैक्सी चलाई है, इसलिए मुझे गाड़ी चलाने का अच्छा खासा तजुर्बा है। वो मुस्कुराकर बोली, तजुर्बा तो अच्छी बात है, लेकिन असल इम्तिहान तब ही होगा जब मैं खुद तुम्हारे साथ बैठूंगी। यह कहते ही वो मुझे लेकर अपने शानदार गैरेज में आ गई। वहां दाखिल होते ही मेरी आंखें चंद आ गई। सामने जदीद तरीन और हसीन गाड़ियों की एक कतार खड़ी थी। हर गाड़ी इतनी कीमती लग रही थी कि जैसे म्यूजियम का हिस्सा हो। मेरे दिल ने कहा, शहजाद आज तो किस्मत वाकई तुझ पर मेहरबान हो गई है। यह मंजर तो ख्वाबों में भी नहीं देखा था। इनके कहने पर वो मजीद मर्सिडीज की तरफ ले गई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैं हमेशा से ख्वाब देखता आया था कि कभी बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाऊंगा। आज वो लम्हा मेरे सामने खड़ा था।
मैं फौरन ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट करते हुए मैंने ये गहरी सांस ली और पूरे एतमाद के साथ सड़क पर निकल गया। रास्ते में मैंने हर मोड़ पर स्पीड और हर सिग्नल पर अपनी महारत दिखाई। मैंने पूरी कोशिश की कि एक लम्हे के लिए भी इन्हें शिकायत का मौका न मिले। कुछ देर बाद वो हल्का सा मुस्कुराकर मेरे कंधे पर हाथ रखती हैं और बोलती हैं, तुमने बिल्कुल भी झूठे दावे नहीं किए। मैं वाकई मुतासिर हुई हूँ तुम्हारी ड्राइविंग से। चलो अब वापस घर चलते हैं। मैंने फौरन गाड़ी घुमा दी और इनके हुक्म की तामील करते हुए सीधा बंगले वापस आ गया। दिल ही दिल में हैरान भी हुआ कि यह औरत इतने से आजमाइश पर ही मुझ पर इतना एतमाद क्यों कर रही है। लेकिन फिर सोचा कि शायद किस्मत कभी कभार यूं भी मुस्कुरा देती है। ज्यादा सोचना जरूरी नहीं समझा। अगले ही दिन मैंने टैक्सी कंपनी से अपने तमाम माहदे खत्म कर दिए। इनकी गाड़ी की चाबी इनके हाथ में थमाई और फैसला कर लिया कि अब यही मेरी नई दुनिया है। इस दिन से मेरी रोजेमर्रा की जिंदगी तय हो गई। सुबह ठीक 8 बजे ड्यूटी पर पहुंचता और रात 10 बजे के करीब मेरी छुट्टी हो जाती। मैडम ने मुझे ये सहूलत भी दी थी कि मैं चाहूँ तो इनके सर्वेंट क्वार्टर में रह सकता हूँ, लेकिन मैंने नरमी से इनकार कर दिया। मुझे अपना पुराना क्वार्टर ज्यादा पसंद था क्योंकि वहाँ मेरे दोस्त भी रहते थे और एक मानूस सा माहौल था। इंसान जहाँ काम करे वही रहने लगे तो इज्जत भी कम हो जाती है और दिल पर बोझ भी बढ़ने लगता है। इसलिए मैंने अपने उसूलों पर कायम रहना बेहतर समझा। मैंने अम्मा को भी सारी बात बता दी। शुरू में वो काफी नाराज हुई कि इतनी जल्दी फैसला क्यों कर लिया, लेकिन जैसे ही मैंने तनख्वाह का जिक्र किया, इनके चेहरे पर खुशी की झलक आ गई और वो फौरन मान गई। यूं वक्त आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहा। मेरी जिंदगी की मुश्किलात कम होने लगी। अब मुझे 2 महीने हो गए थे इस बंगले में नौकरी करते हुए। सब कुछ पहले से बेहतर लग रहा था, जैसे कायनात ने मेरे लिए आसानियों के दरवाजे खोल दिए हों। इन 2 महीनों में हालत कुछ ऐसे बदले कि मेरे पास तकरीबन 10 लाख रुपए जमा हो गए थे। ये मेरे लिए एक नाकाबिले यकीन बात थी, क्योंकि मेरे जैसे आम आदमी के लिए ये रकम ख्वाब से कम ना थी। कई बार मैं हैरत ज़्यादा बैठा सोचता कि आखिर ये औरत मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों है। वो न सिर्फ मुझे उम्दा खाना खिलाती थी, बल्कि अक्सर औकातें खुद कहकर मुझे शॉपिंग भी करवा देती। कभी नए कपड़े, कभी जूते, कभी खुशबुएं, सब कुछ यूं दिया जाता जैसे मैं इनका मुलाजिम नहीं बल्कि कोई अपना करीबी हूँ। मेरे दिल में कई बार ये ख्याल आया कि शायद ये मुझे पसंद करने लगी है, लेकिन फौरन ही ज़हन ठुकरा जाता कि ये तो शादीशुदा औरत है, बच्चों वाली माँ है और इसने कभी भी मेरे साथ कोई ऐसा नामुनासिब या गैर इखलाकी बात नहीं की। मैंने हर बार इन ख्यालात को झटक दिया और दिल को समझा लिया, रईस लोग हैं, इनके लिए 5-10 लाख रुपए देना कोई बड़ी बात नहीं। हम जैसे गरीबों के लिए जो चीज खजाने जैसे लगते हैं वो इनके लिए रोजेमर्रा की बात होती है। लेकिन मैं ये नहीं जानता कि असल कहानी कुछ और है। मेरी जिंदगी के साथ ये कैसा खेल खेला जा रहा था जिसके बारे में मेरा वहम गुमान भी नहीं था। इस सब के पीछे एक बड़ा राज छुपा हुआ था जो वक्त आने पर सामने आना था। वक्त तेजी से गुजरता गया। एक दिन हस्बे मामूल में मैडम को लेकर एक ब्यूटी सैलून आया हुआ था। वो अंदर मसरूफ थी और मैं बाहर गाड़ी के पास खड़ा था कि अचानक मेरी फोन की घंटी बजी। कॉल सिक्योरिटी गार्ड की थी। मैंने खुश इखलाकी से हालो हवाल पूछा और फिर हंसते हुए बोला, हाँ भाई, खैर तो है, फोन किस लिए किया है? लेकिन इसका जवाब मुझे चौंका देने वाला था। वो बोला, भाई आज तुम पार्टी में आ रहे हो ना, मैडम ने खास तौर पर तुम्हें बुलाया है। मैं फौरन चौंक कर बोला, कौन सी पार्टी, किस तरह की पार्टी? मुझे तो कुछ पता ही नहीं। चंद लम्हों के लिए दूसरी तरफ खामोशी छा गई। फिर वह हल्की मगर मानी खेज आवाज में बोला, क्या वाकई मैडम ने तुम्हें नहीं बताया? अजीब बात है, वो तो तुम पर इतनी करम नवाजियां करती हैं, तुम्हारे साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकती है? ये तो नाइंसाफी है। मैं कुछ देर कंग सा रह गया, जबान जैसे साथ छोड़ गई थी। इसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश करता रहा, लेकिन दिमाग खाली हो गया। आखिर मैंने बात को घुमा फिरा कर खत्म करने की कोशिश की, मगर दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी जन्म लेने लगी थी। ये सब क्या है? आखिर मुझसे क्या छुपाया जा रहा है? सच कहूँ तो मुझे दिल के अंदर से थोड़ी थोड़ी जलन होने लगी थी। वो जलन ऐसी थी जिसका कोई वाज़ा जवाब तो नहीं था, मगर अजीब सा खटका बार बार महसूस हो रहा था। वापसी के रास्ते में हिम्मत करके मैंने मैडम से इस हवाले से सवाल किया। वो फौरन हंसते हुए बोली, अरे तुम तो मेरे घर की फर्द जैसे हो गए हो, अब क्या मैं तुम्हें अलग से इनविटेशन दूं?
तो तुम तो खुद ब खुद लाजमी आओगी। मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम पार्टी में शामिल हो। इनकी बात सुनकर मेरे दिल को जैसे सुकून मिल गया। मैंने सोचा कि शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ। आधा दिन मैंने हस्बे मामूल काम किया और शाम को मुझे जल्दी छुट्टी दे दी गई। रात को मैंने अपनी अलमारी से अच्छा सा लिबास निकाला, साफ सुथरी शर्ट पहनी, बालों को संवारा और खुशबू लगाकर मैडम के घर पहुंच गया। पार्टी पूरे जोरों शोर से शुरू हो चुकी थी। मैं भी सब मुलाजमीन के साथ एक तरफ बैठ गया। अभी हमें बैठे कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक पता चला कि आज की महफिल के लिए नाचने वाली औरतों को भी बुलाया गया है। यह सुनकर मैं चौंक गया। मेरी जिंदगी में यह पहला मौका था कि मैं इस तरह की किसी फंक्शन का हिस्सा बन रहा था। ना जाने क्यों दिल में एक अजीब सा अस्तरब और घबराहट ने जगह बना ली। दिल चाहा कि फौरन इस महफिल से उठकर निकल जाऊं, लेकिन एक ही सोच ने मुझे रोक रखा। अगर मैं ऐसा करता तो मैडम बुरा मान जाती। इनकी नजरें तो वैसे भी बार बार मेरी तरफ उठ रही थी, इसलिए मैंने खामोशी से वहीं बैठने को बेहतर समझा। कुछ देर बाद वो औरतें आ गई, मौसीकी बजने लगी और महफिल में शोर सा पड़ गया। मैं खामोशी से एक कोने में जा खड़ा हुआ। हाथ में एक ड्रिंक का गिलास था, मगर मेरा दिल इसमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। नजरें झुकाए मैं खुद को छुपाने की कोशिश करता रहा। मुझे खुद से भी हैरत हुई कि आखिर ये बेचैनी क्यों है। फिर एकदम ना जाने किस जज्बे ने मुझे मजबूर किया कि मैंने नजरें ऊपर उठाकर सामने देखा और अगले लम्हे मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। सांस जैसे सीने में अटक गई। मेरी आंखों के सामने जो मंजर था वो किसी कयामत से कम नहीं था। वो नाचने वाली कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी छोटी बहन थी। वही बहन जिसकी शादी मैंने कुछ ही अरसे पहले बड़ी धूमधाम से की थी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा कलेजा नोच कर रख दिया हो। मैं बगैर कुछ सोचे समझे तेजी से इसकी तरफ लपका और भरी महफिल के बीच इसका हाथ मजबूती से थाम लिया। वो जो गमज़दा चेहरे के साथ बेदिली से नाच रही थी, मुझे देखते ही जैसे पत्थर की मूरत बन गई। कुछ लम्हों तक वो मुझे आंखें फाड़कर देखती रही। यकीनन वो भी अपने सामने मुझे देखकर सकते में आ गई थी। वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे भयानक लम्हा था। मेरी बहन ने एक लम्हे के लिए कदम खींचे लिए जैसे वो चौंक कर होश में आई हो, मगर अगले ही पल वो दोबारा मौसीकी की धुन पर नाचने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर मेरा दिल ये मंजर मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मेरा वजूद जैसे अंदर से टूट गया था। मैंने फौरन लपक कर इसका हाथ सख्ती से थाम लिया और किसी के एतराज करने से पहले ही इसे वहां से जबरदस्ती खींचकर बाहर ले आया। महफिल में और भी औरतें नाच रही थी। हंसी मजाक और शोर शराबा था, इसलिए किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि मैं किसी को उठाकर ले जा रहा हूँ। मगर मेरा दिल बुरी तरह कांप रहा था। बाहर आते ही मेरा जब्त टूट गया। मैंने अपनी बहन को झिंझोड़ कर पूछा, यह सब क्या है? तुम यहाँ कैसे पहुंचे? तुम्हारी शादी हो चुकी थी, तुम खुश थी ना अपने घर में? ये हाल कैसे हुआ तुम्हारा? मेरी आवाज गुस्से, दुख और करब से कांप रही थी। आंखों से आंसू बह निकले थे। मैं मजीद कुछ कहता इससे पहले ही पीछे से एक मानूस आवाज ने मेरे कानों को झिंझोड़ दिया। मैंने चौंक कर पलट कर देखा। वो मैडम थी, वही मैडम जिन पर मैं हमेशा भरोसा करता आया था। वो पुरसुकून अंदाज में मुझे घूर रही थी। मैडम ने आगे बढ़कर एक जहर खंदा मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हारे हाथों से ही तुम्हारी बहन को बेचा गया था। करोड़ों रुपये याद नहीं तुम्हें? मेरी आंखें फटकर रह गई। मेरा जिस्म पत्थर की मूरत बन गया। वो मजीद बोलती गई, जैसे हर लफ्ज मेरा दिल चीर रहा हो। तुम्हें पूरे एक मंसूबे में फंसा दिया गया है। तुम्हें लगता है ये सब महज इत्तेफाक था? नहीं, तुमने मेरी मदद की थी ना, इसलिए आज मैंने तुम्हें हकीकत दिखा दी। मेरी सांस रुकने लगी। दिल चाहा जमीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। मैडम ने बेरहमी से अपनी बात जारी रखी, जब तुम मेरे पास नौकरी करने आए थे तभी मैंने तुम्हारा पूरा हस्बे नस्ब निकलवा लिया था। तब मुझे इल्म हुआ कि तुम्हारी बहन यहाँ मौजूद है, मगर तुम्हें कुछ पता नहीं। जिस घराने में तुमने अपनी बहन की शादी की थी वो आम लोग नहीं थे। वो एक ऐसा गिरोह है जो दूसरे ममालिक से लड़कियां खरीदकर मुख्तलिफ जगहों पर बेच देता है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो रुकी नहीं, मेरे जख्मों पर मजीद नमक छिड़कते हुए बोली, वो लोग तुम्हारी बहन को पहले ही पसंद कर चुके थे, मगर तुम्हारा घराना शादी के लिए राजी नहीं था, क्योंकि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ थे। इसलिए उन्होंने एक मंसूबा बनाया। तुम्हारे जरिए ही पैसे वहां पहुंचाए गए और तुम्हारी बहन को धोखे से यहाँ बुला लिया गया। यह सुनना था कि मेरे वजूद से एक चीख निकली। मैं वो चीख खुद भी बर्दाश्त ना कर सका। मेरी आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगे।
मैं जमीन पर गिर गया और दिल ही दिल में बस एक सवाल दोहराने लगा, क्या मेरे साथ ये सब कुछ वाकई हो सकता है? मैंने अपनी बहन के लिए ख्वाब देखे थे और आज वो ख्वाब किसी ने खुद से भर दिए। मेरी छोटी बहन भी ज़ारो खतर रो रही थी। इसकी उजड़ी हुई रंगत, कमजोर वजूद और आंखों के नीचे सियाह हल्के साफ बता रहे थे कि वो किसी सुकून भरी जिंदगी में नहीं थी। वो बहुत कुछ सह चुकी थी। मैं बेख्तियार इसके कदमों में गिर गया, आंसुओं के साथ इसके पांव पकड़कर माफी मांगी। यह सब मेरी नादानी थी, मेरी लाशौरी गलती थी। बहन मेरी आवाज में बेबसी और टूट फूट आया थी। अल्लाह की कुदरत देखिए, इसी औरत ने जिसे मैं हमेशा बदगुमान समझता था, मेरी जिंदगी बदल दी। अपनी जान बचाने के सदक़े में इसने मुझ पर बेशुमार मेहरबानियां की। इसने न सिर्फ मेरी बहन को बाइज्जत तरीके से वापस पाकिस्तान भिजवा दिया, बल्कि इसके जालिम शौहर से तलाक भी दिलवा दी। मजीद हैरत की बात यह थी कि इस औरत ने मुझे नौकरी से भी नहीं निकाला, बल्कि मैं आज भी वही काम कर रहा हूँ। शायद मेरी सच्चाई या मेरा दुख इसके दिल को छू गया था। वक्त गुजरा, हालात बदले। मैंने अपनी बहन की शादी अपने ही रिश्तेदारों में दोबारा कर दी ताकि वो एक महफूज और खुशहाल जिंदगी गुजार सके। ये सब कुछ मैडम की ही इनायत और मदद से मुमकिन हुआ। अब माँ को भी मैंने अपने पास बुला लिया और मैं खुद भी शादी करने का इरादा रखता हूँ ताकि एक नए सफर का आगाज कर सकूं। लेकिन जब भी वो पुराना वाकया मेरी यादों में ताज़ा होता है तो मेरी जान हलक में अटक जाती है। दिल कांप उठता है कि इंसान इतने जालिम भी हो सकते हैं। क्या कोई इतना बड़ा और खतरनाक मंसूबा बना सकता है? मैंने कभी ये तस्वर भी नहीं किया था, मगर कहते हैं ना, जब आप किसी के लिए दिल से अच्छा करते हैं, अपनी जान पर खेलकर किसी की मदद करते हैं, तो रब्बे करीम भी आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ता। नाजरीन, आपको आज की कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरी ख्वाहिश बस इतनी है कि कुछ ऐसे अल्फाज छोड़ जाऊं जो किसी को गलत रास्ते पर जाते हुए रोक लें, और अगर रोक ना सके तो कम से कम इनके दिलो दिमाग में सोच पैदा जरूर कर दें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी कीमती राय देना ना भूलें। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। कल एक नई और सबक आमोज कहानी के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।